गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट पेपर की जो लास्ट यूनिट है यानी फोर्थ यूनिट आपेक्षिकीय गति की वो शुरू कर रहे हैं, रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फोर मोमेंटम कंजर्वेशन या चतुर्विम संवेग संरक्षण। चतुर्विम संवेग क्या होता है ये आपको पता ही है कि चतुर्विम संवेग के चार घटक कौन कौन से होते हैं। px, py, pz, ये पहले तीन घटक आकाशीय घटक कहलाते हैं। और चौथा घटक जो कि ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कुल ऊर्जा, जो कि ई क्या है, कुल ऊर्जा है उसकी, विराम द्रव्यमान ऊर्जा और प्लस उसकी गतिज ऊर्जा। ये चौथा घटक डिनोट किया जाता है IE/c से। इसलिए हमने आपको बताया भी था कि ये फोर मोमेंटम को एनर्जी मोमेंटम फोर वेक्टर भी कहते हैं। और ये तीन घटक जो हैं इनको हम इस तरह से भी एक साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं P वेक्टर से। तो ये जो है ये फोर मोमेंटम का आकाशीय घटक है जो कि संवेग को रिप्रेजेंट करता है। और चौथा घटक जो है वो कण की जो कुल ऊर्जा है उसको व्यक्त करता है। तो ये आपको पता ही है कि ये फोर मोमेंटम कहलाता है। अब संवेग संरक्षण आपने किया हुआ है, उसमें तो केवल आकाशीय घटक ही था। यहां पर हम कह रहे हैं चतुर्विम संवेग संरक्षण, उसमें तीन ही घटक थे, यहां चार घटक हो गए। यानी कि जो चौथा घटक है फोर मोमेंटम का जो कि ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है वो भी इसमें अब सम्मिलित हो गया है। तो इसको इसलिए चतुर्विम संवेग संरक्षण इस नाम से इसको बोला गया है। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखना चाहें कि कणों की टक्कर से क्या अभिप्राय है। तो कोई भी दो कण जब एक दूसरे की ओर गति करते हैं, एक दूसरे की ओर मूव करते हैं और वो इतने निकट आ जाएं कि उनके अंदर एक म्यूचुअल इंटरेक्शन हो और उस म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण उनकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए या संवेग में परिवर्तन हो जाए या दोनों में ही परिवर्तन हो जाए, तो ये प्रक्रिया जो है ये कणों की टक्कर कहलाती है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये जो कण हैं ये आपस में एक दूसरे को स्पर्श करें या टच करें तो भी ये टक्कर कहलाएगी। अगर एक दूसरे के कारण उनकी ऊर्जा में या उनके मोमेंटम में या दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है तो ये भी कणों की टक्कर ही कहलाएगी। तो ये कणों की टक्कर हो गई। अब हम प्रत्यास्थ टक्कर ये किसे कहते हैं, इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है ना। तो इलास्टिक कॉलिजन वो कहलाएगा जबकि कणों की कुल ऊर्जा और संवेग वो टक्कर से पहले और उसके पश्चात वो संरक्षित रहे। यानी संयुक्त रूप से कुल ऊर्जा और संवेग जो है टक्कर के दौरान संरक्षित रहता है। टक्कर से पहले कुल ऊर्जा और संवेग, टक्कर के पश्चात की कुल ऊर्जा और संवेग के योग के बराबर होता है। तो इस तरह की जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है ना। इसे संयुक्त रूप से चतुर्विम संवेग का संरक्षण कहते हैं, ठीक है। और यह आपको बता ही दिया कि पी म्यू जो है इसका जो चौथा घटक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। और प्रथम तीन घटक जो हैं वो संवेग को प्रदर्शित करते हैं। अब मान लो कोई हम जड़त्वीय तंत्र लेते हैं, एस तंत्र, उसमें दो कण जो है वो आपस में कैसी टक्कर कर रहे हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कर रहे हैं। और इस टक्कर से पूर्व हम उनके मान लेते हैं जो चतुर्विम संवेग हैं, टक्कर से पूर्व दो कणों के, पहले कण का है P1 म्यू
और दूसरे का है P2 म्यू, है ना। इसके बाद उन दोनों में टक्कर होती है और टक्कर के पश्चात उनके जो 4 मोमेंटम हैं, चतुर्विम संवेग हैं, वो क्या हो जाते हैं, P3 म्यू और P4 म्यू। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होना चाहिए, क्योंकि टक्कर प्रत्यास्थ है इसलिए टक्कर से पूर्व दोनों कणों के कुल संवेग, चतुर्विम संवेग क्या हुए, P1 म्यू प्लस P2 म्यू, ये इक्वल होना चाहिए किसके, टक्कर के पश्चात कुल संवेग P3 म्यू प्लस P4 म्यू के। ठीक है। अब मान लो हम इसी टक्कर को किसी दूसरे तंत्र में देखते हैं, एस डैश तंत्र में। किस में देखते हैं, एक अन्य तंत्र एस डैश में देखते हैं, जो एस तंत्र के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में एक नियत वेग v से गति कर रहा है। ठीक है ना, यानी ये भी जड़त्वीय तंत्र ही है जो कि एस तंत्र के सापेक्ष प्लस एक्स डायरेक्शन में नियत वेग v से गतिशील है। तो ये जो टक्कर थी इसको हम एस डैश तंत्र में अगर इसका प्रेक्षण किया जाए, ठीक है, तो मान लो टक्कर से पहले जो दो कणों के संवेग हैं, चतुर्विम संवेग हैं, वो क्या प्रेक्षित होते हैं, P1 म्यू डैश P2 म्यू डैश, केवल हम डैश लगा देंगे, और टक्कर के पश्चात P3 म्यू डैश और P4 म्यू डैश, ये हैं एस डैश में। अब हमको पता है कि एस और एस डैश के जो घटक हैं उनमें आपस में क्या रूपांतरण समीकरण होता है, चतुर्विम 4 मोमेंटम के लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने किए थे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, P म्यू डैश इज इक्वल टू A म्यू न्यू P न्यू। ठीक है ना, यानी ये तो एस डैश तंत्र में घटक हो गए और P न्यू ये क्या हो गए, एस तंत्र में घटक हो गए, और ये अपने को पता ही है रूपांतरण मैट्रिक्स कहलाती है A म्यू न्यू। तो इस फॉर्मूले का हम अगर यूज करें, ठीक, तो पहले पार्टिकल के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, रूपांतरण समीकरण P1 म्यू डैश इज इक्वल टू A म्यू न्यू P1 न्यू, है ना। दूसरे के लिए P2 म्यू डैश इज इक्वल टू A म्यू न्यू P2 न्यू। इसी तरह तीसरे के लिए P3 म्यू डैश इज इक्वल टू A म्यू न्यू P3 न्यू, और P4 म्यू डैश इज इक्वल टू A म्यू न्यू P4 न्यू। देखो इसमें हमने क्या किया है, ये जनरल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है, ठीक है ना। अब इसको हम पहले पार्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं, तो पहले पार्टिकल के लिए ये एस डैश तंत्र में प्रेक्षित चतुर्विम संवेग है, तो देखो ये आ गया P1 1 लगा दिया यहाँ म्यू के साथ, है ना, तो ये हो गया P1 म्यू डैश एस डैश के लिए। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गया एस तंत्र में 4 मोमेंटम, और वो क्या हो गया P1 न्यू। तो ये पहले पार्टिकल के लिए हो गए, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह हमने ये सारे लिख लिए। अब हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये रिलेशन आ जाएगी, P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश बराबर A म्यू न्यू A1 न्यू प्लस P1 न्यू प्लस P2 न्यू, क्योंकि A म्यू न्यू तो कॉमन आ गया। इसी तरह से इन दोनों को भी हमने ऐड कर दिया, तो P3 म्यू डैश प्लस P4 म्यू डैश इज इक्वल टू A म्यू न्यू दोनों में कॉमन आ गया, P3 न्यू प्लस P4 न्यू। अब हम इसमें इस पहली वाली समीकरण में हम क्या करें, इक्वेशन 1 का उपयोग करें। इक्वेशन 1 का मतलब P1 न्यू प्लस P2 न्यू, यानी देखो इसमें इक्वेशन में ये है P1 न्यू प्लस P2 न्यू, इसकी जगह हम क्या रख दें, P3 न्यू प्लस P4 न्यू। तो देखो ये क्या आ जाएगा, P1 न्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश इज इक्वल टू A म्यू न्यू तो कॉमन है ही है, और इसकी जगह क्या आ गया, P3 न्यू प्लस P4 न्यू। ये एक नई इक्वेशन आ गई।
अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को हम कंपेयर करें। तो कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं राइट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशंस की सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश शुड बी इक्वल टू P3 म्यू डैश प्लस P4 म्यू डैश। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये रिजल्ट आ जाएगा P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश इज इक्वल टू P3 म्यू डैश प्लस P4 म्यू डैश। ठीक है ना। तो ये अब देखो क्या है, ये S डैश तंत्र में टक्कर से पहले दोनों कणों का कुल चतुर्विम संवेग है, और ये टक्कर के पश्चात S डैश तंत्र में ही कणों का कुल चतुर्विम संवेग है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रही है ये इक्वेशन, ये S डैश तंत्र में भी चतुर्विम संवेग संरक्षण को प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में चतुर्विम संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है वो वैध रहता है। ठीक है ना। तो हम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, यानी प्रयोगशाला और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्रों के बीच रूपांतरण। ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि द्रव्यमान केंद्र जो निर्देश तंत्र है, या शॉर्ट में उसको कहते हैं सीएम निर्देश तंत्र, ये क्या होता है, और लेबोरेटरी निर्देश तंत्र क्या होता है। तो कई बार क्या होता है कि लेबोरेटरी निर्देश तंत्र की अपेक्षा जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र होता है या सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, उसमें किसी घटना का अध्ययन करना हमारे लिए ज्यादा सरल हो जाता है। तो इसके लिए हमें इसका पता होना चाहिए कि किस तरह से इन दोनों तंत्रों के बीच में आपस में ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण किया जा सकता है इक्वेशंस का। तो ये हम इसमें करना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। तो this we will discuss in the next lecture tomorrow. Thank you.